नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे भारत के बाजारों में छाए चीनी सामान के बहिष्कार की। आखिर प्रधानमंत्री ने क्यों चीनी सामान के बहिष्कार की अपील की है? इससे भारत को क्या फायदा होगा और क्या विश्व व्यापार संगठन के सदस्य रहते भारत की ओर से पूर्ण बहिष्कार संभव है? साथ में ये भी जानेंगे कि चीन भारत से आगे कैसे निकला, जबकि दोनों को आज़ादी लगभग एक ही समय मिली थी। क्या इसके पीछे वही शक्तियां हैं जिन्होंने बीते कुछ दशकों से भारत की राजनीति को सांप्रदायिकता के गड्ढे में डाल दिया है, अंधविश्वास का झंडा बुलंद किया है और ज्ञान विज्ञान के परिसरों पर हमले किए हैं? मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे। बहरहाल शुरू करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान से जो उन्होंने 27 मई को गांधीनगर में यानी गुजरात की राजधानी में दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में क्या कहा है, ये हम कुछ लाइनें उसकी यहाँ लाए हैं। उन्होंने कहा, हमें अपनी धरती, अपनी मिट्टी और अपनी संस्कृति से जुड़ी चीज़ों पर गर्व होना चाहिए। हमें अपने ब्रांड पर गर्व होना चाहिए। आज छोटी आंखों वाले गणेश जी भी विदेश से आते हैं, जिनकी आंख भी नहीं खुल रही है। होली पर रंग और पिचकारी भी वहां से आते हैं। हमें विदेशी सामानों का उपयोग कम करना होगा और स्वदेशी को अपनाना होगा। हालांकि मोदी जी ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ तौर पर चीन की ओर से है, जहां से रंग और पिचकारी भी आजकल आती है। चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया है, जिसकी नाराजगी जायज़ है। गलवान घाटी में 2020 में हुई हिंसक झड़प के बाद भी पीएम मोदी ने स्वदेशी उत्पादों पर जोर देते हुए इशारों में चीनी सामान के बहिष्कार की अपील की थी। बहरहाल, आपको नहीं लगता कि इस बयान में एक नस्लवादी भावना भी छिपी है, जो प्रधानमंत्री को देखते हुए, उस पद को देखते हुए उचित नहीं है? ये छोटी आंख वाला क्या होता है? भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के लोग भी छोटी आंख वाले हैं, विशुद्ध भारतीय हैं। उनके बनाए उत्पाद भारत का गौरव है। पीएम मोदी की ओर से छोटी आंख पर टिप्पणी करके क्या भारत के एक हिस्से को अलगाव महसूस नहीं होगा? आप इस पर सोचिएगा। आज हम बात अर्थव्यवस्था और बहिष्कार की रणनीति पर ही करेंगे। तो सबसे पहले सवाल तो यही है कि भारत और चीन के बीच व्यापार की स्थिति क्या है? तो बीते 5 साल का एक विश्लेषण हम करते हैं। दोनों के बीच जो व्यापार है वो किस लेवल पर है और क्या स्थिति है, किसको फ़ायदा है, किसको नुकसान। तो ये हम 2020 और 21 का पहले आपको दिखाते हैं। जो द्विपक्षीय व्यापार है वो 27.65 अरब डॉलर का है और इसमें भारत का जो आयात है वो 65.21 अरब डॉलर का है और निर्यात है 21.19 अरब डॉलर। अब इतना तो साफ है कि अगर आयात ज़्यादा होगा, निर्यात कम होगा तो होगा व्यापार घाटा। तो व्यापार घाटा है 44.02 अरब डॉलर। यानी जब 20-21 की हम बात करते हैं तो भारत को काफ़ी नुकसान है, यानी 44.02 अरब डॉलर का। अब चलते हैं 2021 और 22। द्विपक्षीय व्यापार बढ़ता है, 115.42 अरब डॉलर हो जाता है और पर आयात और ज़्यादा बढ़ता है, 94.57 अरब डॉलर और भारत का निर्यात सिर्फ 21.25 अरब डॉलर। और इस तरह से जो घाटा है वो काफ़ी बढ़ जाता है, व्यापार घाटा 73.32 अरब डॉलर। अब चलते हैं 2022 और 23 की ओर। स्थिति इसी दिशा में हमें बढ़ती नजर आती है। द्विपक्षीय व्यापार 113.83 अरब डॉलर और आयात और बढ़ जाता है 98.51 अरब डॉलर। निर्यात भारत से जो होता है 15.32 अरब डॉलर और व्यापार घाटा बढ़कर हो जाता है 83.19 अरब डॉलर। तो इस तरह से स्थिति उसी दिशा में, यानी व्यापार घाटा भारत को बढ़ रहा है, ये आप देखते हैं। और 2023-24 में ये बढ़ के 118.4 अरब डॉलर कुल व्यापार होता है और जो निर्यात है वो 101.75 अरब डॉलर हो जाता है। भारत का निर्यात
वही 16.66 अरब डॉलर का है और इस तरह से व्यापार घाटा ये और बढ़ जाता है पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 85.09 अरब डॉलर। और अब 24-25 जिसका अनुमानित आंकड़ा हमारे पास है, भारत का जो आयात होगा वो 113 अरब डॉलर का और जो निर्यात है वो 14 अरब डॉलर और जो व्यापार घाटा है वो 100 अरब डॉलर का हो सकता है। तो इस तरह से एक बात साफ होती है कि भारत का व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है और चीन इस व्यापार में भारी लाभ में है। भारत का कुल निर्यात जो चीन को होता है वो चीन को जाता है वो 8% है, जबकि चीन के कुल निर्यात का केवल 2% भारत के पास आता है। ऐसी स्थिति में चीनी सामान के बहिष्कार का थोड़ा फायदा हो सकता है। अब सवाल है कि क्या फायदा होगा, ये भी हम देखते हैं। आत्मनिर्भरता में वृद्धि, यानी जब आपका बाहर से सामान नहीं आएगा, जब बहिष्कार होगा तो जाहिर है मांग कम होगी, तो मांग कम होगी तो आपूर्ति कम होगी, तो आपको आत्मनिर्भरता में वृद्धि होगी और ख़ास तौर पर स्थानीय जो मैन्युफैक्चरिंग है, विनिर्माण है, उसको बढ़ावा मिलेगा, जैसा खिलौना उद्योग में देखा गया जहां भारत ने आयात पर निर्भरता कम की और निर्यात बढ़ाया है। इसके अलावा व्यापार घाटा भी कम होगा क्योंकि अभी तो 85.09 अरब डॉलर है। बहिष्कार से ये आयात कम हो सकता है क्योंकि आपूर्ति कम हो जाएगी तो घाटा कम हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा, चीनी उत्पादों पर जो निर्भरता है उसके कम होने से भारत की रणनीतिक स्वायत्तता बढ़ेगी, यानी निर्भरता कम होगी और उन क्षेत्रों में जहां जो जियोपॉलिटिकल गतिविधियां हैं, जहां भारत एक स्टैंड लेता है चीन के खिलाफ। वैश्विक निवेश, जब बहिष्कार बढ़ेगा तो ये भी संभव है कि बहुत सी कंपनियां भारत में निवेश के लिए आकर्षित हों, जैसे जर्मनी की कासा एवर्ज और लावा इंटरनेशनल ने चीन से भारत में अपनी इकाइयां स्थानांतरित की हैं। लेकिन इसकी चुनौतियां भी हैं, जैसे जो आर्थिक प्रभाव पड़ेगा भारत के कई क्षेत्र जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाओं का पूरा जो क्षेत्र है वो चीनी कच्चे माल पर निर्भर है। अगर पूर्ण बहिष्कार आप करते हैं तो ये आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो सकती है और हमारे यहाँ महंगाई भी बढ़ेगी इन चीज़ों की, यानी इनके दाम बढ़ेंगे और इनकी उपलब्धता भी कम हो सकती है और जो उपभोक्ता लागत है वो भी बढ़ जाएगी। तो जो चीनी सामान सस्ते होते हैं, स्वदेशी विकल्पों को आजमाने में उनकी लागत अधिक हो सकती है, उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ सकता है, ख़ासतौर पर स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स और खिलौने, रसोई का सामान, पूजा पाठ का सामान, फार्मास्यूटिकल कच्चा माल यानी दवाओं में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। यानी ये एक चुनौती भी है, पर एक सवाल यहाँ और उठता है कि अगर चीनी सामान के भारत आने से नुकसान होता है तो सरकार आने ही क्यों देती है, सरकार क्यों नहीं प्रतिबंध लगा देती है। और इतिहास तो थोड़ा उल्टा है। क्या आप जानते हैं कि मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तो कौन वो प्रमुख विदेशी मेहमान था जो सबसे पहले भारत आया? एक तस्वीर दिखाते हैं, शायद आपकी याददाश्त में वो दर्ज हो। ये तस्वीर देखिए, ये चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनकी पत्नी है। मोदी जी इन्हें झूला झुला रहे हैं अहमदाबाद में। उनकी पत्नी पेंग लियुआन और शी जिनपिंग ये मेहमान थे। 17 सितंबर से यानी 2014 में, मई में प्रधानमंत्री बने मोदी जी और सितंबर में चीन के राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी वहाँ की यानी उनकी पत्नी दोनों भारत आए। इन्हें बहुत शानदार रिसेप्शन मिला, शानदार स्वागत किया प्रधानमंत्री जी ने। 17 सितंबर से इनकी 3 दिवसीय भारत यात्रा गुजरात के अहमदाबाद से शुरू हुई और मोदी जी ने मेहमान नवाजी के रिकॉर्ड तोड़ दिए। साबरमती नदी से लेकर साबरमती आश्रम और न जाने कहाँ कहाँ नाच गाने का खास इंतज़ाम था और साथ में 3 महत्वपूर्ण समझौते भी किए गए। वो क्या समझौते थे? अहमदाबाद और ग्वांगझोऊ शहरों को सिस्टर शहर बनाना, यानी एक सिस्टर सिटीज़ के रूप में इन्हें विकसित करने की बात उस समय समझौता इसका किया गया। इसके अलावा ये तय हुआ कि गुजरात
में चीनी औद्योगिक पार्क की स्थापना भी होगी। और तीसरा, एक सांस्कृतिक संबंध, गुजरात और ग्वांगडोंग प्रांत के बीच सांस्कृतिक संबंधों का विकास होगा। आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने उस समय भाषण दिया था कि जो वेनसोंग था, जो भारत आया था 6वीं शताब्दी में, वो उस गांव भी गया था गुजरात में जहां पर मोदी जी का गांव हुआ करता था। तो इस तरह से मोदी जी ने चीन के साथ सदियों पुराने संबंधों को याद किया था। यानी चीन और भारत के बीच व्यापार की बढ़ोतरी हो, इसमें मोदी जी का बड़ा योगदान है, उन्होंने इसका बड़ा प्रयास किया था। और आप ये भी जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारत और चीन एक दूसरे के मोस्ट फेवर्ड नेशन भी हैं, यानी सबसे ज़्यादा पसंदीदा देश आप कह सकते हैं। भारत ने चीन को MFN यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा 2001 में दिया, जब वाजपेयी सरकार थी। ये दर्जा विश्व व्यापार संगठन के सदस्य के नाते देना पड़ता है। दोनों एक दूसरे के पसंदीदा देश हैं, यानी घरेलू भाषणबाजी जो हो। सच्चाई यह है कि भारत विश्व व्यापार संगठन की शर्तों से बंधा है। अब ये विश्व व्यापार संगठन जो अभी हमने बोला वो क्या है, ये आप जानना चाहेंगे तो ये भी जान लीजिए। WTO विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 को औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया। ये जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड GATT जो 1947 में यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित हुआ था, उसका ये उत्तराधिकारी है। यानी दुनिया के तमाम देशों में इस तरह से व्यापारिक समझौते हों ताकि युद्ध की नौबत ना आए और सब एक नियम से बंधे रहे। इसके लिए फिर पहले GATT था यानी GATT और बाद में WTO का गठन हुआ। ये व्यापार को विनियमित करने और व्यापार से जुड़े विवादों को सुलझाने का एक मंच है। भारत WTO का संस्थापक सदस्य है, यानी 1 जनवरी 1995 को ही इसकी सदस्यता भारत ने ग्रहण की थी। इससे पहले 8 जुलाई 1948 से भारत जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड यानी GATT का भी सदस्य था, जो WTO का पूर्ववर्ती संगठन है। और चीन ने 11 दिसंबर 2001 को WTO की सदस्यता प्राप्त की। इससे पहले चीन ने 1986 में GATT की सदस्यता के लिए आवेदन दिया था और लगभग 15 साल की बातचीत के बाद उसे WTO में शामिल किया गया। यानी WTO में शामिल होना चीन का आसान नहीं था। WTO के नियमों के तहत किसी देश के सामान का पूर्ण बहिष्कार सामान्य परिस्थितियों में प्रतिबंधित है, क्योंकि यह गैर भेदभाव यानी नॉन डिस्क्रिमिनेशन और मुक्त व्यापार फ्री ट्रेड के सिद्धांतों के खिलाफ है। GATT 1994 का जो अनुच्छेद 1 है मोस्ट फेवर्ड नेशन का, उसका सिद्धांत क्या कहता है? इस प्रावधान के तहत WTO के सभी सदस्य देशों को व्यापार में समान व्यवहार करना अनिवार्य है। किसी एक देश को दिए गए व्यापारिक लाभ जैसे कम टैरिफ को सभी WTO सदस्यों पर लागू करना होगा। किसी देश के सामान का पूर्ण बहिष्कार इस सिद्धांत का उल्लंघन हो सकता है, क्योंकि इसे भेदभावपूर्ण माना जाएगा। हालांकि अपवाद है, राष्ट्रीय सुरक्षा या विशेष परिस्थितियों में छूट संभव है। यानी चीन से आयात विश्व व्यापार संगठन के नियमों के तहत होता है और सरकार इसकी पूरी अनुमति देती है। हालांकि सरकार कुछ उपाय करती है ताकि भारत में चीन का सामान बहुत ज़्यादा ना आ जाए, जैसे क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स QCOs। इससे सस्ते चीनी सामान पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने टेक्सटाइल, खिलौने, इन पर इसे लागू किया था। यानी क्वालिटी कंट्रोल आप कर सकते हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी यानी सस्ते चीनी सामान की कीमत बढ़ाने के लिए ड्यूटी लगाई जाती है ताकि यहाँ का जो उत्पाद है वो मार्केट से बाहर ना हो जाए। इसके अलावा आपको याद ही होगा कि 2020 में जब गलवान झड़प हुई तो बंदरगाहों पर जो चीनी सामान था उसको क्लियरेंस देने में देरी की गई, तो इससे बाजार में उसके सामान की उपलब्धता कम हो गई। चलिए लगे हाथ चीन की अर्थव्यवस्था का भी जायजा ले सकते हैं, जिसका बहिष्कार करना है मोदी जी ने कहा है। तो भारत और चीन कहाँ खड़े हैं आज, ये भी हम देखते हैं। तो चीन की जो GDP है यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद, वो है $18.3 ट्रिलियन और 1 ट्रिलियन में 1000 अरब होते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है। और भारत का है
4.2 ट्रिलियन डॉलर। इसके अलावा प्रति व्यक्ति जो जीडीपी है वो 13,000 डॉलर की है और भारत में ये 2,900 डॉलर की है, यानी काफ़ी फर्क आपको नज़र आ रहा होगा। वैश्विक व्यापार में जो हिस्सेदारी है वो 14% है चीन की और भारत की महज 2% है। तो चीन जो है इस समय अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत की ओर से दावा किया गया है IMF के नए आंकड़ों के हिसाब से कि जापान को पीछे छोड़कर भारत अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। लेकिन इस पर भी एक सवाल है, क्योंकि IMF को जो आंकड़े दिए गए हैं वो दरअसल भारत की ओर से ही दिए गए हैं। इसलिए ये कहा जा रहा है कि इन दोनों जो अभी जो देश हैं इसका अभी चीन काफ़ी आगे है। चीन की अर्थव्यवस्था भारत से लगभग 4.5 गुना बड़ी है। भारत की जो निर्भरता है वो सेवा क्षेत्र पर अधिक है, जबकि चीन विनिर्माण और निर्यात पर निर्भर है। यानी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें चीन काफ़ी आगे है, जबकि भारत सर्विसेज की को अपना आधार उसने बनाया हुआ है। यानी भारत और इनकी जो पूरी तुलना अगर आप करते हैं तो जाहिर है अभी भारत को काफ़ी लंबी यात्रा करनी है और चीन जो है काफ़ी आगे है। ये एक बहुत साफ बात नज़र आती है। अब सवाल यह है कि अगर आप बहिष्कार करते हैं तो भारत को नुकसान क्या हो सकता है। भारत की निर्भरता है ख़ासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स में, स्मार्टफोन, चार्जर और अन्य गैजेट्स, इसमें चीन की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है, लगभग 60 से 75%। तो जब आपके हाथ में मोबाइल है उसमें पूरी संभावना है कि चीन के सामान से ही वो बना हुआ हो सकता है उसे भारत में असेंबल किया गया हो। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल कच्चा माल यानी दवा के क्षेत्र में भारत की जेनेरिक दवा उद्योग जो है वो उस पर 70% तक निर्भरता है और खिलौने और उपभोक्ता सामान में भी चीन की हिस्सेदारी 75% है। तो बहिष्कार का क्या प्रभाव होगा? भारत का नुकसान कहीं हो सकता है। पूर्ण बहिष्कार से आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो सकती है, यानी दवा, इलेक्ट्रॉनिक्स और उपभोक्ता सामान में, और चीन को भी थोड़ा नुकसान होगा। लेकिन चूंकि भारत चीन को सिर्फ 2% ही निर्यात करता है अपने कुल निर्यात में, तो बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। तो भारत का बहिष्कार चीन के लिए उतना बड़ा नुकसानदेह साबित नहीं होगा। अब सवाल यह है कि चीन भारत से आगे कैसे निकल गया। आप ये तस्वीर देखिए, गांधी जी के नेतृत्व में ये कोई यात्रा निकल रही है जो हमें हमारी आज़ादी की लड़ाई की याद दिलाती है। इधर ये माओ त्से-तुंग चीनी क्रांति के ये प्रतीक हैं। तो भारत को आज़ादी 1947 में मिली और यहाँ पर बहुदलीय लोकतंत्र, सेकुलरिज्म और समाजवाद का नारा दिया गया, देश आगे बढ़े। चीन में 1948 में क्रांति हुई। माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने सशस्त्र संघर्ष के जरिए सत्ता दखल किया। वहाँ पर एक पार्टी का शासन है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, यानी चुनाव हर 5 साल पे होते हैं, तमाम दल हैं। चीन में सिर्फ एक दल है और एक तरह से आप उसे तानाशाही वाली व्यवस्था भी कह सकते हैं। भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाएं 1930-80 तक लगभग समान थी, यानी दोनों की जीडीपी 200 अरब डॉलर के आसपास थी। लेकिन 1990 के दशक में चीन ने तेज़ी से प्रगति की, जबकि भारत पीछे रह गया। चीन ने 1978 में डेंग शियाओपिंग के नेतृत्व में आर्थिक सुधार शुरू किए। विशेष रूप से आर्थिक जो क्षेत्र थे SEZ, जिनको हम कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसको स्थापित किया गया और निर्यात उन्मुख नीतियां बनाई गई और वहां पर मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत जोर दिया गया। भारत में 1991 में उदारीकरण शुरू हुआ और चीन ने बुनियादी ढांचे पर पूरा केंद्रित किया उसको विकसित करने में, और भारत ने सेवा क्षेत्र में ज़्यादा जोर दिया। चीन ने विदेशी निवेश को आकर्षित किया। एक तो वहाँ एक पार्टी रूल था, तो वहाँ पर नियम कानून में बहुत तेज़ी से ज़रूरत के हिसाब से बदलाव आते थे, जबकि भारत में नौकरशाही और नीतिगत बाधाओं की वजह से इसकी गति बहुत धीमी थी।
शिक्षा और अनुसंधान का एक ऐसा क्षेत्र था जहां चीन ने बहुत तेज तरक्की की, वो लगातार मजबूत होता रहा। सवाल है कि चीन अनुसंधान में आगे कैसे निकल गया, जबकि भारत में आज़ादी के साथ ही पंडित नेहरू ने अंतरिक्ष से लेकर परमाणु ऊर्जा तक के कार्यक्रमों की शुरुआत कर दी थी। तमाम आईआईटी भी उसी समय स्थापित हुई थी। विज्ञान के हर अनुशासन में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना कर दी गई थी और लोकतंत्र की वजह से तीसरी दुनिया के देश भारत को अपना नेता मानते थे। नैतिक आभा चीन की तुलना में भारत की बहुत ज़्यादा थी। फिर 80 के दशक में ऐसा क्या हुआ कि भारत पिछड़ने लगा। अब ज़रा इस तस्वीर को देखिए, शायद आपको कारण समझ में आ जाए। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा की ये तस्वीर है, जिसमें मौजूदा प्रधानमंत्री माननीय पीएम जो हमारे हैं मोदी जी, वो भी इस पर एक सारथी की तरह मौजूद है। दरअसल 1980 में गांधीवादी समाजवाद का नारा देते हुए जनसंघ के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का गठन किया, लेकिन 1984 में 2 सीटें आई। जनसंघ 77 में उसका विलय हो गया था जनता पार्टी में, तो उन्हीं लोगों ने 80 में भारतीय जनता पार्टी का गठन किया और 84 में उसकी सिर्फ 2 सीटें आई। यहाँ से एक परिवर्तन आता है। अब पार्टी ने एक संवैधानिक संकल्प को तोड़ने का फैसला लिया। ये संकल्प था धर्म और राजनीति को अलग रखने का संकल्प और ये मानने का संकल्प कि जो भी विवाद होंगे उसका निपटारा अदालत के जरिए हो गया। भारतीय जनता पार्टी को याद आया कि राम मंदिर का विवाद चल रहा है, अदालत में है। उसने कहा कि राम का जन्म आस्था का सवाल है, ये अदालत इसका फैसला नहीं कर सकती। आडवाणी जी ने बार बार इस बात को उस समय कहा। यानी हिंदुओं की भावना भड़काते हुए बीजेपी देश में एक बड़ा वोट बैंक बनाने में जुट गई। कहा गया अदालत की हम नहीं मानेंगे। और जब 1990 में वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री थे और मंडल कमीशन लागू हुआ, तो ये लगा कि इससे हिंदू समाज विभाजित होगा, तो तुरंत राम मंदिर के लिए देश भर में एक सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा निकाली गई, जिसकी ये तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं। इस यात्रा ने बीजेपी को बहुत चुनावी लाभ दिया। चुनाव दर चुनाव वो आगे बढ़ती गई और 84 में 2 सीट पाने वाली पार्टी 2014 में पूर्ण बहुमत तक जा पहुंची। लेकिन इस पूरे विवाद की वजह से 4 दशक बर्बाद हो गए। इस आंदोलन के साथ प्राचीन गौरव को लेकर एक छद्म अभियान भी चलाया गया कि सब कुछ वेद पुराणों में है। विज्ञान और तर्क की बात करने वालों का मजाक उड़ाया जाने लगा। यहाँ तक कि आईआईटी के डायरेक्टर गोबर और गोमूत्र के फायदों पर बात करने लगे। अब इस माहौल में अनुसंधान होता भी कैसे? विज्ञान और तकनीकी की स्वदेशी तकनीक विकसित कैसे होती? आज भारत सिर्फ या मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र के भरोसे है। मैन्युफैक्चरिंग के मामले में हम बहुत पीछे हैं। आप अपने कमरे में रखी किसी चीज़ को देखकर बताएं कि क्या कोई एक चीज़ भी ऐसी है जिसका आविष्कारक भारत हो, यानी भारत में जिसका आविष्कार हुआ। आज चीन कृत्रिम सूरज आर्टिफिशियल सन बना रहा है। कल तक चीनी माल की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठते थे, पर आज इस मोर्चे पर भी वो चुनौती बना हुआ है। चीन में बोलने की आज़ादी पर प्रतिबंध है कहा जाता है, लेकिन विज्ञान के अनुसंधान के सवालों पर वहाँ कोई रोक नहीं है। और भारत में बोलने की बहुत आज़ादी है, लेकिन विज्ञान के पक्ष में आप बोलें, आप तर्क के पक्ष में बोलें, अंधविश्वास के खिलाफ बोलें, तो आप हो सकता है देशद्रोही करार दिए जाएं। तो अब यहाँ पर आके सारा मामला टिक जाता है। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, देश भर में ऐसे पोस्टर जिसमें फाइटर पायलट की तस्वीर पोशाक पहने मोदी जी नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ रोड शो, चुनावी सभाएं। जाहिर है ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया तो गुस्सा स्वाभाविक है, लेकिन वो तो तब भी था जब वे शी जिनपिंग को साबरमती के तट पर झूला झुला रहे थे। पाकिस्तान को चीन से अलग न कर पाना हमारी विदेश नीति की सबसे बड़ी विफलता है, जिसकी ओर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 2022 में ही ध्यान दिलाया था। संसद में, लोकसभा में उनका एक भाषण है जो पिछले दिनों काफ़ी वायरल हुआ। लेकिन राहुल गांधी की मोदी जी सुने कैसे? राहुल गांधी तो उनकी नज़र में कुछ है नहीं। तो जब ऑपरेशन सिंदूर को अचानक स्थगित करने को लेकर सवाल उठे, तो इन सवालों से बचने के लिए मोदी जी इस अवतार में प्रकट हुए हैं और पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गए हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि
ऑपरेशन सिंदूर स्थगित क्यों हुआ, या हमारे एयर चीफ मार्शल ये क्यों कह रहे हैं कि जो फाइटर प्लेन देने की बात थी वो क्यों नहीं आई, या जो पहलगाम में आतंकी थे वो कहाँ गए, इस पर कोई जवाब नहीं। बस हमने पाकिस्तान को घुस के मारा, ये कहने के लिए पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी एक माहौल बना रही है, यानी चुनावी भंगिमा। और बिहार का चुनाव तो सामने है, आप जानते होंगे। उधर चीन लगातार सीमा पर अवैध कब्जा कर रहा है, भारतीय जमीन पर गांव बसा रहा है, अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों का नाम बदल रहा है, पर मोदी जी उसका नाम भी अपनी जुबान पर नहीं लाते। वे इशारों में बहिष्कार न करके मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा क्यों नहीं छीन लेते? व्यापार बंद कर दें, बहिष्कार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, माल आएगा ही नहीं। लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं, तो फिर क्या माना जाए? यही कि जो सब कुछ हो रहा है वो चुनावी लाभ के लिए हो रहा है। चीन को लाल आंख दिखाने के बजाय महिलाओं को लाल सिंदूर भेजना चुनावी दांव के अलावा क्या हो सकता है? आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जो डिस्क्रिप्शन में दर्ज है कि आप कैसे कर सकते हैं। तो अब दीजिए इजाजत और बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.